यूपीएससी सीसेट के पेपर में आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। या तो आप किसी दूसरे की गलतियों से सीख लो, या फिर आप खुद गलतियां करो एंड उन गलतियों से सीखते रहो। दोनों में कुछ गलती नहीं है, दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। पर जब हम बात करते हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम की, जहां पर हमारे सामने अटेम्प्ट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, वहां पर इट इज इंपॉर्टेंट कि हम ना बाकियों की गलतियों से सीखें एंड कहीं ना कहीं खुद वो गलती अपने एग्जाम के अंदर ना करें, ताकि हमारे लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट्स होते हैं वो हम उसको मिस ना करें। अब दोस्तों, मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इन सभी चीज़ों के अंदर, प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने पिछले सालों के अंदर बहुत अच्छे मार्जिन से सीसेट को क्लियर किया है, डिस्पाइट बीइंग कि सीसेट का लेवल थोड़ा सा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। अब मैं आज के सेशन के अंदर आप लोगों के साथ एक ऐसी ही प्रैक्टिकल अप्रोच डिस्कस करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आप सीसेट को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और सीसेट क्लियर करने का मतलब ये नहीं होता कि बाय चांस 66 से थोड़ा सा नंबर ऊपर आ गए, नहीं। आपको एक कंफर्टेबल मार्जिन चाहिए होता है सीसेट के अंदर, क्योंकि तभी आपका जस्ट जब एग्जाम होगा वहां से जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता, तब तक आप कॉन्फिडेंट तभी हो पाओगे जब आपने डिसेंट मार्क्स के साथ अपने सीसेट को भी क्लियर किया होगा। तो डेफिनेटली पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत सारी अच्छी अप्रोचेस हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। अब एक चीज आप नोटिस करो, पहली बात तो मैं मानता हूं ना कि जो सीसेट है अपने आप में बहुत ही कंसेप्चुअल है और ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। बहुत बच्चे पता क्या करते हैं, कई बार उनको लगता है कि सर बहुत सारे एग्जाम्स हैं मार्केट के अंदर, कैट है, स्नैप है, आपका एसएससी सीजीएल है, आरबीआई ग्रेड भी है, ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ पेपर्स हमें देखने को मिलते हैं। और बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर एक ही तो एग्जाम है सारे, बट ऐसा नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स दिए हैं अपनी लाइफ के अंदर, बहुत सारे बच्चों को ट्रेन भी किया है इसके रिगार्डिंग, तो देयर इज अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, सिलेबस तो सिमिलर है ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स का या सभी एग्जाम्स का। फर्क आता है इन टर्म्स ऑफ अप्रोचिंग दैट पर्टिकुलर एग्जाम। अब कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें ना आपको टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पर लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है किसी एग्जाम के अंदर। तो देयर इज अ वेरिएशन, किसी में आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा कंसर्न आता है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ ना यूपीएससी सीसेट पेपर की, तो ये अपने आप में बहुत ही कंसेप्चुअल डिमांडिंग पेपर है। अगर आप यहाँ पे रट के चले गए, फॉर्मूलाज आपने रैंडमली कुछ भी रट लिया, तो कहीं ना कहीं आपको इस एग्जाम में दिक्कत आनी ही आनी है। तो सबसे पहली बात तो मैं जो हर बच्चे को बोलता हूं, आपको इस एग्जाम की डिमांड को समझना पड़ेगा। जब तक आप इस एग्जाम की डिमांड को नहीं समझोगे, तब तक ये एग्जाम नहीं होगा। अभी हमें एक एक्सेल शीट देखनी है, वो अपने आप में बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। एक्चुअली एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर क्या हम अगर डेली का आधा घंटा पौना घंटा पढ़ें तो क्या हम सीसेट को क्लियर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मैं उसी बच्चे के क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा आज के सेशन के अंदर उस एक्सेल शीट के माध्यम से। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट पर्टिकुलर शीट, मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं हमारी टीम के द्वारा जो सीसेट का जो बैच लॉन्च किया जा रहा है उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे देता हूं। दोस्तों, ये जो हमारा सीसेट का बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 21 से, एंड ये अपने आप में बाकी जो बैचेस चलते हैं ना मार्केट के अंदर, उससे काफी ज्यादा अलग है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों। कई बार ना स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर प्रैक्टिस कहां से करें सीसेट की। अब मार्केट में कोई रैंडम बुक्स हैं, मुझे पता है बुक्स हैं, पर कहीं ना कहीं वो यूपीएससी सीसेट की करंट डिमांड को एड्रेस नहीं कर रही। ये आप किसी से भी पूछ लो, यू विल रियलाइज दिस फैक्ट कि हाँ, वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल ही नहीं रहे जैसे एग्जाम में आ रहे हैं। वो शायद जो बुक्स लिखी गई थी किसी और पर्सपेक्टिव से लिखी गई थी, या फिर यूपीएससी सीसेट का जैसे पैटर्न चेंज हुआ है वैसे वो बुक्स अवेलेबल ही नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो यहां पर ना हमारा जो फोकस रहेगा, पहले तो आपको इतनी अच्छे से हम कंसेप्चुअल डेवलपमेंट करवाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट समझने के अंदर। फिर एट द सेम टाइम यहां पर होगी अच्छी खासी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैं भी करवाऊंगा क्लासेस के अंदर। इसके अलावा डेली बेसिस के ऊपर आपको जो प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे ना, वो इंश्योर करेंगे कि सीसेट की रीसेंट डिमांड को मीट करें। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस तो कर ली, पर वीकली बेसिस पे आपके टेस्ट भी होंगे, ताकि आपने पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है आपको समझ आए कि कितना आपने सीखा है उसमें से। फिर एक बार वीकली टेस्ट हो गए, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, एंड लास्ट में टाइम मैनेजमेंट ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा उसके लिए एफएलटी यानी कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। ये सारी जो डिटेल्स है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाके आप इनके अंदर एनरोल भी कर सकते हो एंड सारी डिटेल्स पढ़ भी सकते हो। इवन इसके अलावा भी आपको लगता है नहीं यार मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो हमारी टीम आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगी, जिसके अंदर आप फर्दर और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आप नोटिस करोगे कि जो रीसेंट डिमांड्स चल रही है ना सीसेट की, उसको पूरी तरह से कवर करता है। आप इसके जो फर्दर फीचर्स हैं इनको यहां पर भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सारे इसके फीचर्स हैं, राइट। अब वापस आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर कि सर क्या प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या हम डेली का अगर आधा घंटा पौना घंटा पढ़ें, इज इट रियली पॉसिबल?
आई वुड से येस इट इज फेयरली पॉसिबल। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं इसके बारे में। यहां पर एक मैंने एक्सेल शीट बनाई है, आई एम वेरी सॉरी, एक मैंने एक्सेल शीट बनाई है विद रिगार्ड्स टू कि कैसे आपको सीसेट को अप्रोच करना चाहिए। यहां पर पता क्या किया है मैंने, मैंने हर एक बड़े टॉपिक को हर एक छोटे छोटे टॉपिक में ब्रेक कर दिया है। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं इसके पीछे का। होता पता क्या है, बच्चे सीसेट पढ़ते हैं रैंडमली, कहीं कहीं से पढ़ते रहते हैं, कभी कोई टॉपिक पढ़ लिया, कभी इधर से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, कभी उधर से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, पर हमारे दिमाग में कभी क्लैरिटी नहीं आती कि भाई कौन सा टॉपिक कितना स्ट्रांग है मेरा, कौन सा टॉपिक कितना वीक है। ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था ना, ये जो मैं आपको यहाँ पे अपने ये कुछ चीजें बता रहा था, ये मेरे ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैंने ये चीजें प्राप्त करी हैं, एंड प्लस एट द सेम टाइम जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनके भी फीडबैक मिले हैं, उसके बेस पे ये एक्सेल शीट पूरी पूरी मैंने रेडी करी है। अब क्या है इस शीट के अंदर, जब हम कोर्सेज के अंदर पढ़ेंगे तब भी मैं इस शीट को बहुत रिलीजियसली फॉलो करता हूं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पर लेट्स से कोई टॉपिक है, लेट्स से मैं एलसीएम एचसीएफ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो होगा क्या ना, जब आपने उसको पढ़ लिया मतलब उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे एलसीएम एचसीएफ के, कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, या ऐसे कोई भी और टॉपिक मान लो, जैसे डिविजिबिलिटी रूल मान लो, डिविजिबिलिटी रूल के कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का क्या है, 5 का क्या है, वॉट एवर। हमें पहले उसके लेक्चर और हमारे पास नोट्स होने चाहिए। अब लेक्चर हो सकता है किसी आप बुक से पढ़ रहे हो, अदरवाइज आप लेक्चर जो वीडियोस हैं उनसे देख रहे हो। फिर क्या आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया है कि क्या होता है हर एक डिविजिबिलिटी रूल? एक बार आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली है, आपने उसका थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया है ना, फिर हम उसके बाद मूव करते हैं उसकी रिवीजन के लिए। यहाँ पे रिवीजन कह लो या फर्स्ट प्रैक्टिस कह लो, कुछ एक आपको जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, इस तरह से कम आपका ना थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए। जैसे मैं अगर बात कर रहा था यहाँ पे एलसीएम सॉरी डिविजिबिलिटी रूल्स की बात कर रहा था, तो अगर आप लेट्स से अगर आप कह रहे हो कि सर मुझे डेली का आधा घंटा 45 मिनट में पढ़ना चाहता हूँ, राइट, तो आप एक दिन क्या कर सकते हो, एक दिन मान लो मंडे के दिन आपने क्या किया, उसके आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, फिर कम से कम आपको 4 सेट्स मतलब डिपेंडिंग अपॉन इंपॉर्टेंस आपको कम से कम 40 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। जब आपने 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आप रियलाइज करोगे कि हाँ सर मैंने ना आपके कहाँ गया, आपके जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, ये वाला डिविजिबिलिटी रूल के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपका आ जाएगा टिक, टिक आ जाएगा इन द सेंस आपने इसको कॉन्सेप्ट इसके आपके क्लैरिटी हो चुकी है। इसके बाद जब आपने उसके 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, आप कॉरस्पॉन्डिंगली उसको टिक मार्क करते रहोगे। आप पूछेंगे टिक मार्क करने का फायदा क्या है? अरे भाई जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होता रहेगा यू विल फाइंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यार हाँ ये टॉपिक मैं पढ़ चुका हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडमली कुछ भी पढ़ा था और ये टॉपिक मेरा मिस ही कर गया। कई बार ऐसा होता है कि सी सेट के अंदर कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं होता, क्योंकि भाई आपको पता ही नहीं है आपने क्या पढ़ा है और क्या छोड़ा हुआ है। डू यू गेट माई पॉइंट? तो इस तरह से ना जब आपने ये चीज बना ली और आपने उसकी ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि मेरी इस शीट के अंदर क्या क्या चीजें टिक हो चुकी हैं। जब मैं अपने लेक्चर्स बनाता हूं ना, मैं इंश्योर करवाता हूं कि बच्चों को मैं यही फॉलो करवाऊं ताकि उनका कोई भी सिंगल टॉपिक भी उसका नहीं छूटे। गेटिंग द पॉइंट? एंड लास्टली अगर मान लो ये टॉपिक मुझे अच्छे से आ गया तो मैं उसको इजी मार्क कर दूंगा। यहां पे आप नोटिस करोगे, राइट, इजी का मतलब ये हो गया मुझे ग्रीन कलर से दिख जाएगा। अदरवाइज मैं इसको मीडियम लेवल पे है, मीडियम मतलब मुझे आते तो हैं ये क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मैं सॉल्व नहीं कर पाता। एंड लास्टली अगर मुझे यहाँ पे रेड है, इसका मतलब ये है कि मुझे अभी इस टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आपको पता क्या करना है, ये जो सारी की सारी शीट है ना, इसी तरह से मेंटल एबिलिटी की है, आपका डीआई की मैंने शीट बना रखी है, आपकी रीजनिंग की शीट है, ये हर एक चीज के रिगार्डिंग यहाँ पर इस तरह से आपके पास एक शीट होनी चाहिए। वो शीट आपको मदद करेगी ये एनालाइज करने के अंदर कि कौन सा टॉपिक आपने कर लिया है और कौन सा नहीं किया। इसके साथ ही साथ आपको पता होगा कि यार जब मैं ये 40 क्वेश्चन इनके कर रहा था ना, उस 40 में से कितने सही हुए कितने गलत हुए, उसके बेसिस के ऊपर आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगता रहेगा। आप यहां पर ये भी देख पाओगे यार कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान लो नंबर सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपका डिविजिबिलिटी रूल मान लो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपका टाइम एंड वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं, क्या वहां पर मेरे सारी जगह टिक है या नहीं है? क्या वहां पर जो कंफर्ट लेवल था मेरा, वो कंफर्ट लेवल वो ग्रीन में है या नहीं है? अगर है तो दैट मीन्स कि आप सी सेट के सही डायरेक्शन में हो। अगर नहीं है इट मीन्स कि अभी मेहनत करने का समय बचा हुआ है, मतलब अभी और मेहनत करनी है। डू यू गेट माई पॉइंट? ये चीज मैं आप सब लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि ये चीज आप रोज करो, मतलब आप इसको रेगुलर बेस पे करो। अब जो बच्चा पूछ रहा था कि सर क्या आधा घंटा 45 मिनट के अंदर अगर हम डेली प्रैक्टिस करें इज इट रियली पॉसिबल? द आंसर इज यस। मैं देखो पर्सनली एक कॉन्सेप्ट के अंदर बिलीव करता हूं जिसका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, आप लोग जानते होंगे है ना, कि मान लो अगर मैं आपको पहले दिन सिर्फ $0.01 देता हूं, अगले दिन उसका डबल देता हूं, अगले दिन उसका फिर डबल, ऐसे करते करते आप नोटिस करोगे ना 30वें दिन के पास आपके इतना सारा पैसा होगा। डबल डबल करते करते इतना सब कुछ हो जाएगा।
तो अगर आप आज थोड़ी मेहनत कर रहे हो, थोड़ी मेहनत कल भी कर रहे हो, थोड़ी परसों भी कर रहे हो, 3, 4, 5 महीने के बाद आप रियलाइज़ करोगे आप उस चीज़ के काफ़ी अच्छे हो चुके हो। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बात करते हैं 1000 आवर्स की, 10,000 आवर्स की। होता क्या है ना कि अगर आप डेली बेसिस के ऊपर आधा घंटा, 1 घंटा भी दे रहे हो ना, बट वो कंसिस्टेंट टाइम के लिए होना चाहिए, मतलब 4-5 महीने कम से कम आपको देने पड़ेंगे। तब जाके आप डेली का 1-1 घंटा करते-करते 5 महीने के अंदर इस चीज़ के अंदर अच्छे हो सकते हो, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है। आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग एंड एम्फसाइजिंग माई स्टूडेंट्स कि आपकी तैयारी जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होगी उतना ही ये एग्जाम आपको आसान लगेगा। रैंडम चीजें पढ़ोगे, कहीं से इधर से उधर से पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं, तो फिर दिक्कत आने वाली है। तो बात समझ लो, या तो किसी और इंसान की गलतियों से समझ लो, किसी और इंसान से सीख ले लो, उसने या फिर उसके जो स्टूडेंट्स ने गलतियां करी थी उनसे सीख लो, या फिर खुद गलतियां करो, एग्जाम में अच्छे नंबर ना लेके आओ एंड अकॉर्डिंगली 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद सी सेट क्लियर करो। द चॉइस इज कंप्लीटली अप टू यू। मेरा बस कहने का पॉइंट यही है, कंसेप्ट अपने अच्छे रखो, उन कंसेप्ट पे फोकस करते रहो। उस कंसेप्ट के बाद ना क्या ध्यान रखो कि कैसे कैसे आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है या नहीं करी है। अगर आपके पास इस तरह से शीट होगी, यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू स्कोर गुड इन सी सेट। एक बात मैं आपको और एम्फेसाइज करना चाहता हूं, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात तो होगी। अब होता पता क्या है, अगर आप नोटिस करोगे कि सी सेट के पेपर के अंदर आप जानते होंगे कि 80 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, एंड हमें क्वालिफाई करने के लिए 66 मार्क्स चाहिए होते हैं, एंड 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये बातें आप सबको पता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम बात करें इस क्वालिफाइंग पेपर की, तो 2 गलतियां बच्चे करते हैं। एक बच्चा वो है जो कहीं ना कहीं कहता है कि सर ये तो क्वालिफाइंग पेपर ही है, हो ही जाएगा, वो इतना लाइटली ले लेता है इस एग्जाम को। दूसरा बच्चा ऐसा हो सकता है जो बहुत ही इस एग्जाम को सीरियसली ले लेता है, और इतना सीरियस ले लेता है कि सुबह से लेकर रात तक वो सी सेट ही पढ़े जा रहा है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों? ये गलत इसलिए था क्योंकि उसने इतना लाइट ले लिया कि उससे 66 मार्क्स जो चाहिए थे वो भी नहीं ले पाया, बिल्कुल छोड़ ही दिया था। और ये बच्चा इसलिए गलत है क्योंकि इसने ना सी सेट के ऊपर इतना ज्यादा टाइम लगा दिया कि भाई ने ऑप्शनल, अपना एसए, अपना एथिक्स, अपना जीएस पेपर 4 और बहुत सारे जो मेंस के सब्जेक्ट हैं वो उसने मिस ही कर दिए। आप लोगों को ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड इसका सिंपल सा तरीका क्या है, जो मैंने आपको बात करी स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन की, जो बच्चा पूछ रहा था ना 30-30 मिनट्स का, उसको बस यही मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि हाँ जी आप बिल्कुल कर सकते हो 30 मिनट्स या मैक्सिमम 45 मिनट्स डेली बेसिस के ऊपर देके। पर ये देने कितने हैं, आपको डेली बेसिस पे देने हैं, एंड आपको एक स्ट्रक्चर ढंग से आपको देने हैं। ठीक है, हैप्पीजार्ड पढ़ाई करोगे, 2 दिन पढ़ लिया, 4 दिन छोड़ दिया, तब नहीं बात बनेगी। ठीक है, तब नहीं बात बनेगी। तो इस बात का आप डेफिनेटली आप ध्यान में रखना। ठीक है, एक चीज मैं आपको और मेंशन करना चाहता हूं कि जब आप इस एग्जाम की तैयारी करें, अगर आपका लेट से बैकग्राउंड नहीं है, मान लो आपका बैकग्राउंड नहीं है, आप एक बार ना यूपीएससी का 2024 का पेपर डेफिनेटली एक बार अपने एंड पे ट्राई करो। हो सकता है जब आप ये पेपर दो आपके मार्क्स बहुत ही कम आए, हो सकता है आपके मार्क्स एवरेज आए, मतलब 70 के आसपास, या हो सकता है आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए। बहुत अच्छे का मतलब मान लो 100, 110, 120 या इससे भी ऊपर आप स्कोर कर पा रहे हो। अगर ये वाला केस है ना, तो फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप टाइम दोगे सी सेट के ऊपर, बट इट वोंट बी टू मच। अगर यहां पर हो तो आपको ठीक ठाक मेहनत करनी है, पर अगर भाई यहां पर हो ना कि मान लो 40 नंबर आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं या उससे भी नीचे आ रहे हैं, दैट मीन्स कि वी रियली नीड टू पुट हार्ड वर्क इनटू दिस पर्टिकुलर पेपर। हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि कल को अगर मान लो सी सेट कैसा भी आए, थोड़ा टफर साइड पे भी आए ना, तब हम उसको भी कर लें। ये जो मैं आपको बात कह रहा था ना कि जो सी सेट है आपका, वो अपने आप में आपको कंसेप्चुअल देखने को मिलता है, राइट, रादर देन आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो मैंने आपको बात बताई थी पीछे, उसका कारण यही था। कंसेप्ट्स अगर स्ट्रांग हो गए ना, आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो यू विल रियलाइज कि पेपर का लेवल कुछ भी हो, आसान, मीडियम, डिफिकल्ट, वो आपका हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, और जो मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ कोर्सेज की, तो कोर्सेज के अंदर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहां पर हर एक उस कंपोनेंट का मैं ध्यान रखने की कोशिश करूंगा जो आपको मदद करेगा। पिछले साल 24 का जो प्रीलिम्स हुआ, उसमें आप नोटिस कर पाओगे बहुत सारे बच्चों ने सी सेट क्लियर किया। इनफैक्ट बहुत ही कम बच्चे थे जो इस बार सी सेट में उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए। बट कहीं ना कहीं कारण पता क्या रहता है, या तो इनमें से कोई एक चीज मिस हुई होगी, या तो प्रैक्टिस ढंग से नहीं थी, या फिर उन्होंने प्रैक्टिस करी थी, उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। तो आपको इंश्योर ये करना है कि आपने क्लासेस तो अटेंड करनी ही करनी है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएं। ये कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे हो गए, कंसेप्ट समझ आ गए, उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम से उनको आप अप्लाई करोगे, ये देखोगे कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग जोन था, कौन सा वीक जोन था। साथ साथ में जो मैं आपको एक्सेल शीट बोल रहा था, उस एक्सेल शीट को साथ में फिल करते रहना। फिर आपको वीकली बेसिस के ऊपर आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी उस चीज की। सेक्शनल टेस्ट से भी आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यार, यहाँ पर मेरा लेवल ऑफ कंफर्ट इस लेवल का है, यहाँ पर अभी लेवल ऑफ कंफर्ट को मेरा रेड में है, इसको ग्रीन करने की बारी है।
उसके अलावा आखिरी में जो फुल लाइन टेस्ट होंगे ये आपको बताएंगे कि भाई 2 घंटे के अंदर आप कैसे कहीं ना कहीं पेपर को खत्म कर सकते हो। यहां पर ना मैं बच्चों को एक टेक्निक सिखाता भी हूं, वो टेक्निक है आपकी एमपीएम की। आप लोगों ने सुना होगा जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स होंगे। एमपीएम का मतलब होता है मार्क्स पर मिनट। आपको अपने एग्जाम के अंदर वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए जहां पर मैक्सिमम एमपीएम है, मार्क्स पर मिनट। हो सकता है एक क्वेश्चन हो वो आपका 2 नंबर का हो या 2.5 नंबर का क्वेश्चन हो, पर वो आपके 5 मिनट खाए, वहां पर आपका मार्क्स पर मिनट की वैल्यू बहुत कम है। वेयर ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूं कोई आसान क्वेश्चन की, नंबर उसके भी 2.5 हैं पर वहां पर मार्क्स पर मिनट की वैल्यू ज्यादा है, तो सबसे पहले हमें वो क्वेश्चन करना है जहां पर एमपीएम ज्यादा होता है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही आती है जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको स्टडी मटेरियल तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड क्लासेस का शेड्यूल आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा, बट कोशिश यही रहेगी कि आपका बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करें, आपके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करें, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे रखें, ताकि अगर एक बार अपना बेस स्ट्रॉन्ग हो गया ना, उसके ऊपर पिलर बनाना फिर बहुत हमें आसान लगेगा। आई होप ये सब जो बातें थी आप लोगों को समझ आई होंगी। बाकी दोस्तों जो और डिटेल्स हैं, ठीक है, वो आपको हमारे ये जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, वहां पर आप जाके इन कोर्सेज के बारे में चेकआउट कर सकते हो, ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए। मैं फिर से रिआइटरेट कर दूं, 21 नवंबर से ये कोर्स स्टार्ट होगा, एंड हम पूरा अच्छे से सी सेट यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे, ताकि जब हमारा रियल एग्जाम आए सी सेट का, हमें उसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। और भी यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में डिस्क्रिप्शन है, उसके अलावा यहाँ पर आपको ऑफलाइन कोर्सेज की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। तो दोस्तों बस मैं तो लास्ट में यही कहूंगा कि पहली तो दिवाली है, तो दिवाली के आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं। ठीक है। दिवाली के बाद अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि दिवाली के, डेफिनेटली देखो दिवाली का समय परिवार के साथ स्पेंड करने का टाइम होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करें, बट इतना भी नहीं करना कि 15-20 दिन दिवाली के ही उसमें निकल गए, है ना, तो थोड़ा वो भी गलत हो जाएगा। डेफिनेटली अच्छे से स्पेंड करो, बट एट द सेम टाइम अपनी पढ़ाई में भी बाद में जारी रखना। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को मिलूंगा इस सी सेट कोर्स के अंदर। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।